नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 पॉलिटी 2022 के दो करंट अफेयर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है न्यूज़ में रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनली या स्टैचुटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडी जो न्यूज़ में रही है वो है CBI और ED। तो सेंटर ने ऑर्डिनेंस पास करा है जो बेसिकली एक्सटेंड करता है टेन्योर ED का। CBI डायरेक्टर का हो गया 2 से 5 साल तक का। अब CBI के बारे में जान लेते हैं क्या होता है CBI। सभी को पता है वैसे तो, बहुत न्यूज़ में था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तो उसमें CBI की इन्वेस्टिगेशन और बड़े सारे मैटर्स पे CBI इन्वेस्टिगेशन करता है। तो CBI की जो पावर आती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट से आती है 1946 से। CBI आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर आता है। ये बेसिकली सनातन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस है, जो बेसिकली प्रिवेंट करती है करप्शन 1962-64 का। प्रोवाइड करती है असिस्टेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का और लोकपाल का। एक नोडल पुलिस एजेंसी है जहाँ बेसिकली ये कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं क्या है CBI। एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो बेसिकली केसेस को देखती है रिलेटेड टू करप्शन या कोई मेजर क्राइम। ठीक है, ये एक स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CBI का डायरेक्टर कौन है? लोकपाल एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब करता है CBI का डायरेक्टर जो होगा अपॉइंट होगा बेसिकली किस बेसिस पे होगा, रिकमेंडेशन जो कमेटी की दी है, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा का, और CGI होगा या जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो नॉमिनेट करेगा CBI का डायरेक्टर। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कैसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज़ करती है CBI को कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो कुछ जो मैटर पे है या कोई भी क्राइम जो स्टेट में हो रहा है, और यहाँ पे जो स्टेट की जिस स्टेट में क्राइम हुआ है उसका भी कंसेंट चाहिए होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हाउएवर कैन ऑर्डर CBI टू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बोल सकता है कि इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो कुछ क्राइम की, जहाँ कोई सी भी जगह पे हो रहा, कोई भी स्टेट हो रहा, तो यहाँ पे कंसेंट नहीं रिक्वायर्ड होगी अगर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह रहा है तो। ठीक है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहता है तो फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट भी चाहिए होगी, तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एक लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपका इन्फोर्स करती है इकोनॉमिक लॉज को, फाइट करती है इकोनॉमिक क्राइम इंडिया में। और ये बेसिकली फॉर्म हुआ था, इसका जो पर्पस था वो हैंडल करता है एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन, फॉरेक्स के अंडर होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंडर होता है ये। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विंग है जो इन चीज़ों को देखती है। इनिशियली इस्टेब्लिश हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर 1956 में हुई थी इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से। फिर 1957 को मतलब आपका 1 साल बाद ही इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल दिया था। आज के टाइम पे ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और यहाँ पे 2 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फेमा का है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। तो PMLA 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स है ये। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में है? पहला है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, प्रेस एसोसिएशन ने ये रेज़ करा है कंसर्न PCI के ऊपर एज अ गवर्नमेंट, जो अभी तक उन्हें अपॉइंट नहीं करा कोई भी चेयरमैन डिस्पाइट एक वैकेंसी निकली है। PCI कॉन्स्टिट्यूट करता है 1966 के अंदर एक ऑटोनॉमस स्टैचुटरी क्वासी जुडिशल बॉडी है जो प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के अंडर आती है। काउंसिल एक्ट जो है एक मॉरल वॉच डॉग की तरह काम करता है जो बेसिकली इंडियन प्रेस के लिए होता है। चेयरपर्सन जो होगा नॉमिनेट होगा CGI के द्वारा, और 25 मेंबर्स होंगे यहाँ पे। 3 साल का जो ईयर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, यहाँ पे कोई मेंबर नहीं होगा जिसका जो ऑफिस होल्ड करता है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 years इन द एग्रीगेट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है NCSK भी बहुत न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव करा है एक्सटेंशन टेन्योर का नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फॉर 3 years बियॉन्ड 2022। NCSK बेसिकली जो आपका NCSK जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, NCSK एक्ट के अंडर 1993 का। इनिशियली ये हुआ था 1997 में जो इसका हुआ था वो लागू ये तब हुआ था।
और जो वैलिडिटी एक्ट का 2004 तक है, पर 2004 के बाद जो टेन्योर है CSK का वो एक्सटेंड कर दिया एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। टाइम टू टाइम रेजोल्यूशन पास होता रहता है। जो टेन्योर है प्रेजेंट कमीशन का वो आपका मार्च तक है, मार्च 2022 तक का। अब रोल क्या है NCSK का? बेसिकली ये रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को कि कैसे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होने चाहिए जो सफाई कर्मचारी को वेलफेयर देते हैं। मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोहिबिशन किसी भी एम्प्लॉयमेंट का एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स या इनका रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का। इंक्वायर करता है कंप्लेंट्स में जो रिगार्डिंग है कंट्रोवेंशन ऑफ द एक्ट। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन NBCFDC है, और आपका नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, जो बेसिकली आपका कंडक्ट करती है इनिशिएटिव जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो गया, जो प्रोवाइड करती है रिलीफ कोविड पेशेंट्स को। NBCFDC और NSFDC जो है इनकॉर्पोरेट होते हैं एज अ कंपनी, नॉन फॉर प्रॉफिट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। NBCFDC जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और ये आपकी आती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव है ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो बेनिफिट करती है बैकवर्ड क्लासेस को। NSFDC है इनकॉर्पोरेट करती है एक फुल्ली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आती है। NSFDC फैसिलिटेट करती है फाइनेंस, मोबिलाइज करती है फंड को, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करती है, जो लोगों की है आपके बिलोंग करते हैं SC और ST कम्युनिटी के लिए, या जो भी लोग रह रहे हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन उनके लिए भी।